भद्रांगणे श्रेणुयामदे। आज हमारे राम आ गए। बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई डरने की जरूरत नहीं है भारत के मुसलमानों। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी। क्यों? मस्जिद तुम्हारी बाप की जायदाद है। हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए में अल्पसंख्यकों को मानते ही नहीं है। आप क्या अल्पसंख्यक की लड़ाई या अल्पसंख्यक नाम या अल्पसंख्यक चीज ही नहीं है, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? बाजा बजाएंगे इंशाअल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे और बड़े जोर शोर से बजाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज मैं तुम्हारे दरमियान में खड़ा हूं तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम मुझ पर है। लंदन से लॉ ग्रेजुएट असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM को हैदराबाद से निकालकर देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित करने में जुटे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज है, इन साथियों की मेहनत और कुर्बानी थी कि आज असदुद्दीन ओवैसी यहां तक खड़ा है। आइए मैं आपको एक अपील करता हूं कि इस सियासी सफर को और आगे लेकर जाना है हमको। ओवैसी और इनके परिवार का पुराने हैदराबाद इलाके में काफी रसूख है। ये इस इलाके से कई बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी इसी क्षेत्र से 6 बार सांसद और 5 बार विधायक रहे। पिता के निधन के बाद से बतौर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की हक की आवाज उठाते हैं, भागीदारी की बात करते हैं और इसके लिए हर मंच से जोरदार तकरीर करते हैं। उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा होने की बिना पर नेता बन सकता है, जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? 2024 के लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। हर दल एक एक सीट का समीकरण बिठा रहा है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी भी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुटी है। मुसलमानों की एक मजबूत आवाज होना चाहिए जो मुसलमानों के हुकूक के लिए और हक के लिए फैसले करने पर मजबूर कर दे सरकारों को और पार्टियों को, और वो इकलौती आवाज है असद ओवैसी साहब की। AIMIM के नेता चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गठबंधन के लिए दबाव बना रहे हैं। हमने अपनी बात रख दी है कि हमें 5 सीट चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना तो हम 25 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़ी लड़े, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक इकबाल कादरी साहब और जितने भी हमारे सहयोगी साथी यहाँ बैठे हैं, जमीन पर कैसे बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए, पीडीए के लोगों को संगठित किया जाए, पीडीए के लोगों को और जोड़ा जाए, परिवार को बढ़ाया जाए, उसका काम लगातार करते रहेंगे। ओवैसी पुराने हैदराबाद से कई बार सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। 1994 में हैदराबाद के चार मीनार क्षेत्र से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1999 में भी जीत हासिल की। 2004, 2009, 2014 और 2019 में जीतकर संसद पहुंचे। इस बार ओवैसी का अलग प्लान है। 2024 की बारात में अपना अलग बैंड लेकर उतरने वाले हैं।
ये बारात तो बन चुकी है, अब इसमें बैंड बाजे की पार्टी में नहीं बन सकता, समझे ना। अक्सर होता यह है कि हमको बैंड बाजे के तौर पर इस्तेमाल किया गया भारत के मुसलमानों को, तो मैं तो बैंड बाजे का नहीं हूं। हाँ, बाजा बजाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे और बड़े जोर शोर से बजाएंगे। अब यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है, ओवैसी किस आधार पर इंडिया गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं। अगर अकेले मैदान में उतरे तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस का कितना नुकसान करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि एमआईएम के फील्ड में आ जाने से बीजेपी को फायदा होता है। विशेषज्ञ समझते हैं कि शायद ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी को आगे कर रहे हैं। ये मैं कह नहीं सकता क्या कर रहे हैं, परंतु ऐसा है कि वो जो करते हैं उससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है, सेक्युलर पार्टीज को नुकसान पहुंचते हैं, क्योंकि मुसलमान वोट उनके पास चले जाते हैं। ओवैसी की ताकत क्या है, और अगर बात नहीं बनी तो किसके दम पर इंडिया गठबंधन का बाजा बजाने का दावा कर रहे हैं। हाँ, बाजा बजाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे और बड़े जोर शोर से बजाएंगे। तेलंगाना में ओवैसी का प्रभाव प्रमुख रूप से हैदराबाद की ओल्ड सिटी तक है। तेलंगाना में करीब 12% मुस्लिम आबादी है, इसलिए तेलंगाना के मुस्लिम बहुल आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर जिले में AIMIM नगर निगम चुनाव में कुछ सीटें जीतती रही है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 3 साल 2012 से 2014 तक AIMIM का मेयर भी रहा। 2014 और 2018 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी हैदराबाद के मुस्लिम बहुल सीटों से जीत हासिल करने में कामयाब रही। 2018 में AIMIM 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 2.71% वोट शेयर के साथ 7 सीटों पर जीत हासिल की। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में AIMIM 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 7 सीटों पर उसे जीत मिली। ये सीटें KCR के समर्थन से मिली। अगर KCR का समर्थन न होता तो AIMIM के लिए जीत हासिल करना मुश्किल हो जाता। 1984 से 40 साल हो गए हैदराबाद की सीट उनकी पार्टी को मिलती रही। पहले उनके जो फादर थे सलाउद, वो वहाँ पर रहे MP, और उसके बाद से ओवैसी साहब MP रहे हैं। कुछ कोशिश की उन्होंने, बिहार में कोशिश की, महाराष्ट्र में कोशिश की, तेलंगाना में कोशिश की, वेस्ट बंगाल में कोशिश की, लेकिन कोई बहुत बड़ी कोशिश नहीं हो पाई है। और उनको ये समझ में आ रहा है कि वो धीरे धीरे करके अपने को पार्टी में, देश में मुसलमानों के नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करें। कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन सियासत में कभी कभी एक छोटी सी पार्टी अकेले ही कई दलों का समीकरण खराब कर देती है। ओवैसी की राजनीति भी ऐसी ही है। बिहार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 1.24% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर उसे जीत मिली। ये जीत AIMIM के लिए बड़ी थी, लेकिन RJD और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। बिहार के सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा सीटों पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसी इलाके की 5 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई, और बाकी सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों की वजह से RJD और कांग्रेस के वोट का बंटवारा हो गया। इसलिए RJD आज भी AIMIM पर वोट कटवा पार्टी होने का आरोप लगाती है। नहीं, जब आप ये सवाल करते हैं कि क्या बिहार में जैसे वोट कटा RJD का ओवैसी साहब की तरफ से, उत्तर प्रदेश में भी कटेगा, तो इसका मतलब एक तो ये है कि आप ओवैसी साहब को अखिलेश यादव से ज़्यादा बड़ा नेता मानते हैं, पहली बात। और यदि कटता भी है तो ये उनको कैसे रोक सकते हैं आप अपने चुनावी लड़ाई लड़ने से, वोट पॉलिटिक्स करने से? मुझे लगता है कि ये बहाना वो लोग लेते हैं जो खुद कमज़ोर लोग हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी बिहार के किशनगंज, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, तेलंगाना के हैदराबाद सीट से चुनाव मैदान में उतरी थी। बिहार के किशनगंज में उसे हार मिली, हैदराबाद में जीत मिली, लेकिन औरंगाबाद की जीत बहुत चौंकाने वाली थी। 2 लोकसभा सीटों पर जीत ने ओवैसी के हौसले को बल दिया। वो खुलकर कांग्रेस के सेकुलरिज्म को टारगेट करने लगे और मुस्लिम बहुल इलाकों में तकरीर से अपने पक्ष में समीकरण सेट करने की मुहिम पर निकल पड़े। इसलिए ओवैसी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस रहती है। ये लोग क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है, बताओ मेरे को।
कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई, मुझे बताओ। क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेकुलर हो गई? दोनों शिंदे एंड उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते। इसी पैटर्न पर ओवैसी यूपी में 2022 का चुनाव लड़े। यहां उनका टारगेट समाजवादी पार्टी थी। 2022 में 95 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पर 2017 में 0.24% वोट पाने वाली AIMIM को 2022 में 0.49% वोट मिले। जिन सीटों पर उम्मीदवार थे वहां का वोट शेयर 2017 में 2.46% था और 2022 में 2.01%। आंकड़े देखने से लगता है कि ओवैसी की पार्टी यूपी में कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन जब बारीकी से कई सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार का विश्लेषण करेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि यूपी में AIMIM किसकी तकदीर बिगाड़ सकती है। आज वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी चारों तरफ बढ़ रही है, तो वो फिलॉसफी को बाहर क्यों नहीं ले जाते। तो वो महाराष्ट्र में भी कुछ सीट में खड़े हुए रहे हैं, अब यूपी में भी खड़े हो रहे हैं। यूपी में इनफैक्ट यूपी में पिछले असेंबली इलेक्शन में उन्होंने कुछ सीट्स खड़े हुए थे, वो जीते या ना जीते, परंतु उनके वोट से काफ़ी डिफरेंस आया था कांग्रेस SP को, और बीजेपी जीत गए थे बिकॉज उन्होंने वोट कटवे का काम किया था। अभी भी यूपी में यही काम कर रहे हैं, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। 2022 में 10 से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जहां पर ओवैसी की पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अगर AIMIM ना होती तो वो सीटें अखिलेश के खाते में होती और आंकड़े कुछ और होते। उन सीटों में से 7 सीटों का हमने विश्लेषण किया है, जहां पर हार जीत के बीच चंद वोटों का ही फासला था। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को बिजनौर सीट पर 97,165 वोट मिले। SP-RLD गठबंधन के उम्मीदवार को 95,720। यहां हार का मार्जिन था सिर्फ 1,445 वोट, जबकि AIMIM के प्रत्याशी को 2,290 मतदाताओं ने वोट दिया। नकुल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी सिर्फ 315 वोट से चुनाव हार गई। बीजेपी के पक्ष में 1,04,114 वोट पड़े, जबकि समाजवादी पार्टी को 1,03,799 वोट। AIMIM के प्रत्याशी ने 3,593 वोट लेकर SP का खेल बिगाड़ दिया। कुर्सी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 217 वोट से चुनाव हार गया था। यहां बीजेपी को 1,18,720 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के खाते में 1,18,503 वोट आए और AIMIM के प्रत्याशी को 8,541 वोट मिले। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी 1,009 वोट से हारी थी, वहां AIMIM को 5,251 वोट मिले थे। औराई में समाजवादी पार्टी 1,647 वोट से जीत से दूर हो गई। इसका कारण भी AIMIM थी, जिसे 2,190 वोट मिले थे। शाहगंज विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी की हार 719 वोटों से हुई। यहां AIMIM को 8,128 वोट मिले थे। मुरादाबाद नगर सीट पर समाजवादी पार्टी 782 वोट से पीछे रह गई। यहां भी समाजवादी पार्टी की हार की वजह AIMIM थी, जिसे 2,261 वोट मिले। अगर इन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती होती तो उसका अकेले का आंकड़ा 120 के करीब पहुंच जाता। AIMIM एक जमाना था जब उसको वोट मिलते थे, लेकिन पिछले कई चुनाव से हम देख रहे हैं कि उसकी पोल खुल चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चुनाव लड़ती है। हैदराबाद की 1-2 सीटों को छोड़ दें जहां पर वो लोग चुनाव जीतते हैं, उसके अलावा वहां उनके अगल बगल भी कहीं वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जिन जिन प्रदेशों में चुनाव लड़ने आए, बिहार में शुरू में जरूर उन्होंने 2-3 सीटों पर डैमेज कर दिया था तेजस्वी यादव को, लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं वहाँ इनका वोट ना के बराबर मिला है। उत्तर प्रदेश के लोग भी उनको पहचान गए हैं और उनको कोई फायदा यहाँ होने वाला नहीं है। ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में मैं वोट कटवा के तौर पर, वोट मोबिलाइजेशन और पोलराइजेशन के तौर पर देखता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ओवैसी आते हैं और वो जो तकरीरें करते हैं, वो एक रिवर्स पोलराइजेशन में मदद करता है। इसी वजह से AIMIM बिहार में RJD कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की राजनीति कर रही है। और अगर 5 सीटों पर प्रस्ताव वो मानते हैं तो इससे उन्हीं का फायदा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव के पास अब सिवाय यादव वोट के अलावा कोई दूसरा वोट
बैंक है नहीं। और अगर हमें वो साथ लेते हैं तो इससे इंडिया गठबंधन को बहुत फ़ायदा मिलेगा और मुसलमान 100% एक साथ होकर एकजुट होकर वोट करेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है। हम तो कहते 50 सीटों पे लड़ लें, लेकिन बात तो ये है कि जैसे बीजेपी कह रही है कि हम 80 की 80 सीटों पे जीतेंगे। अरे बीजेपी का आप ये देखिए ये स्थिति हो गई कि 70 से 80% इनके सिटिंग सांसदों के टिकट काट रहे हैं। अब सवाल है कि ओवैसी यूपी में कौन सी सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और वहां का मुस्लिम समीकरण क्या है। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने ABP न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंडिया गठबंधन से 5 सीटों की मांग की है। पार्टी नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद, संभल और आंवला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन 5 सीटों पर ओवैसी से गठबंधन नहीं करती है तो AIMIM न सिर्फ 25 लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी, बल्कि ओवैसी भी यूपी की किसी सीट से ताल ठोक। इंडिया अलायंस से हमारा गठबंधन होता है तब बैरिस्टर साहब हैदराबाद की ही सीट से लड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तब वो नहीं लड़ेंगे। गठबंधन अगर नहीं होगा तो वो अपने लोगों को खड़ा करने के लिए मजबूती के साथ तब वो लड़ेंगे और लड़के दिखाएंगे कि किस तरीके से 25 में से हम 5 सीटें जीत कर दिखाएंगे। तब इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM 10 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए हार का कारण बनी थी, उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो बड़ा डेंट पहुंचा सकती है। बीजेपी बहुत खुश हो जाती है जहां AIMIM की बात आती है, वो इसके पीछे क्या राज है आप ये सवाल करिए बीजेपी से। और बीजेपी का आप समझिए ना कि बीजेपी तो खुद वो पार्टी है जो पिछड़ा दलित विरोधी है। वो कह रही हमको सीट दे दीजिए, वो जानते थे वो सीट नहीं मिल सकती है, उनको जो सीटें नहीं मिल सकती उसको उन्होंने मांगा है। ये फेस सेविंग का तरीका, उनका असली इरादा वही है, जो काम अब तक वो करते रहे वही करने जा रहे हैं। वैसे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें उन्हीं जगहों पर वो टारगेट करते हैं जहां कांग्रेस और या एंटी बीजेपी पार्टियां भारी दिखाई पड़ती हैं। तो स्वाभाविक है कि वो इस तरह का दबाव तो बनाते ही हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उनको लेकर परेशान है। बीजेपी इस वक्त हिंदुत्व के मुद्दे के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं ओवैसी राम मंदिर, अनुच्छेद 370, 3 तलाक, CAA और NRC के मुद्दे पर तगड़ा विरोध करते हैं। राम मंदिर बनने पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे तो खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगी में फिर 6 दिसंबर ना हो जाएगा। अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी को क्या विपक्ष अपनाएगा? क्या RJD, कांग्रेस और SP जैसी पार्टियां विवादित बयानों की वजह से AIMIM से दूरी बनाती हैं? सवाल ये भी है कि जब इंडिया अलायंस के नेता भी राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बयान देते हैं तो ओवैसी से गठबंधन करने में परहेज क्यों? इंडिया गठबंधन के लोगों को बड़ा डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि माइनॉरिटी का जो वोट है असदुद्दीन ओवैसी को लाने से क्या उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और फिर क्या उनका जो सो कॉल्ड हिंदू वोट भी है वो बढ़ तो नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यकों के लिए न सिर्फ आवाज हैं, बल्कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग और आर्किटेक्चर के 10 से ज्यादा कॉलेज चलाते हैं। इनमें कई अस्पताल भी हैं। जरूरत पड़ने पर मुसीबत में फंसे मुस्लिम लोगों को कानूनी मदद भी देते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज कुछ गिनी चुनी सीटों को छोड़कर ओवैसी की पार्टी के पक्ष में खुलकर मतदान नहीं करता। वो ओवैसी के उम्मीदवारों से लगाव होने के बावजूद समाजवादी पार्टी, RJD, NCP और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ ही जोड़ा रहता है। विपक्ष ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ओवैसी पर खुलकर प्रहार किया था। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। RJD और समाजवादी पार्टी भी ऐसे ही आरोपों का सहारा लेकर AIMIM के प्रभाव को कम करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ओवैसी धीरे धीरे विपक्ष के अल्पसंख्यक वोट बैंक पर अपना प्रभाव छोड़ते आ रहे हैं। अब 2024 के संग्राम में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। अगर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ गए तो विपक्ष का समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।